जय हिंद साथियों, मैं आपका मेज़बान भागीरथ बीजीएस ऑर्बिट के प्लेटफॉर्म पर एक बार फिर से आपका स्वागत है। आज हम करने जा रहे हैं बीए सेमेस्टर 4 के लिए हिंदी उपन्यास साहित्य, जिसमें कुछ सिलेबस ये रहने वाला है। जिसमें सिलेबस के बाद अपने यूनिट 1 करते हैं। तो आपको पहले मैं सिलेबस दिखा दूँ। ये सिलेबस रहेगा इसका, जिसमें इकाई 1 में अपने पढ़ेंगे उपन्यास का अर्थ, परिभाषा, स्वरूप, तत्व, उपन्यास शिल्प पढ़ेंगे। हिंदी उपन्यास उद्भव एवं विकास तथा सोपान एवं प्रमुख हिंदी उपन्यासकारों का परिचय अभी पढ़ने वाले हैं इसी वीडियो में। उसके बाद सेकंड वीडियो में अपने पढ़ेंगे इकाई 2 रंगभूमि प्रेमचंद। इकाई 3 में अपने पढ़ेंगे त्यागपत्र जैनेन्द्र सेतु प्रकाशन। इकाई 4 में पढ़ेंगे अमानदास का पोता जारी प्रसाद द्विवेदी राजकमल प्रकाशन पेपर बैग संस्करण के बारे में। और इकाई 5 महाभोज मन्नू भंडारी राधाकृष्ण प्रकाशन पेपर बैग संस्करण के बारे में। ये 5 इकाई है हम इस वीडियो में करने जा रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं यूनिट 1, और उसमें अपने क्या पढ़ेंगे ये देख रहे हैं। यूनिट 1 के बारे में देखेंगे। ये आपकी 500 पीडीएफ है जो मैं आपको करवाऊंगा। तो शुरू करते हैं यूनिट 1। यूनिट 1 में पढ़ेंगे उपन्यास का अर्थ, परिभाषा, स्वरूप तथा उपन्यास का शिल्प। प्रस्तावना देखेंगे। गद्य साहित्य की विभिन्न विधाओं में उपन्यास का स्थान अत्यंत गौरवशाली और केंद्रीय है। उपन्यास शब्द का संस्कृत के 2 शब्दों उप तथा न्यास के योग से निर्मित हुआ है। यहाँ उप का अर्थ समीप या निकट है तथा न्यास का अर्थ रखी हुई वस्तु या निधि है। इस प्रकार शाब्दिक पुष्टि और उपन्यास का अर्थ वस्तु या आख्यान से है जो मानव जीवन के सबसे निकट हो, उसके सुख दुखी, उसकी उम्मीदों और निराशाओं को प्रत्यक्ष रूप से सामने रखा जाता हो। पाश्चात्य जगत इसके लिए नोवेल शब्द का प्रयोग किया जाता है, जो इतालवी भाषा के नोवेला से आया है। इसका अर्थ नया या विशेष वृत्तांत होता है। उसके बाद बात करेंगे विद्वानों द्वारा दी गई इनकी परिभाषाओं के बारे में। उपन्यास की विद्या इतनी व्यापक है कि विभिन्न साहित्यकारों ने इसे अपने दृष्टिकोण से परिभाषित किया है। मुंशी प्रेमचंद के अनुसार देखेंगे, मैं उपन्यास को मानव चरित्र का चित्र समझता हूँ। मानव चरित्र का पर प्रकाश डालना और उसके रहस्यों को खोलना ही उपन्यास का मूल संदेश है। यह परिभाषा दी थी मुंशी प्रेमचंद ने। उसके बाद एडवर्ड मॉर्गन फोस्टर ने क्या कहा था कि उपन्यास गद्य में लिखी हुई एक ऐसी लंबी कहानी है जिसे कम से कम 50,000 शब्द होते हैं और जो जीवन के विभिन्न पक्षों को यथार्थवादी अंकन करती है। ये दी थी एडवर्ड मॉर्गन ने। बाबू गुलाब राय के अनुसार क्या है कि उपन्यास महाकाव्य आधुनिक रूप है जिसमें जीवन का विस्तृत और व्यापक चित्रण मिलता है। आधुनिक रूप किसने बताया है? बाबू गुलाब राय के अनुसार है। अल्बर्ट गाइड ने बताया है कि उपन्यास जीवन की जटिलताओं को सुलझाने और मानवीय अनुभव को एक वैचारिक ढांचा देने के माध्यम है। उसके बाद उपन्यास का स्वरूप पढ़ेंगे। उपन्यास का स्वरूप अत्यंत लचीला और विस्तृत होता है। महाकाव्य इसी तरह इसमें छंदों की वैधता नहीं होती है। नाटक की तरह इसे केवल रंगमंच पर अभिनीत करने और विश्वसता नहीं होती। यहाँ लेखक को पूरी स्वतंत्रता देता है कि समाज किसी भी वर्ग की कालखंड और किसी भी समस्या को अपने कल्पना या यथार्थ के जरिए अपने पन्नों के उतार सकें। यह व्यक्ति और समाज के बीच अंतर संबंधों का सबसे बड़ा दस्तावेज है। उसके बाद अपने पढ़ेंगे उपन्यास के 6 आधारभूत तत्व। किसी भी सफल उपन्यास की संरचना उसके प्रभाव को सुनिश्चित करने के लिए निम्नलिखित 6 तत्वों का होना अनिवार्य माना गया है। पहला है कथा वस्तु या कथानक। कथा वस्तु उपन्यास का कंकाल आधार है। यह घटनाओं की एक श्रृंखला होती है जो आरंभ से लेकर अंत तक क्रमिक रूप से आगे बढ़ती है। कथा वस्तु जितनी अधिक सुसंगत, तार्किक और कौतूहल भरी होगी, पाठक की रुचि उतनी ही अधिक बनी रहेगी। इसमें मुख्य कथा के साथ साथ कई प्रशासनिक कथाएं जैसे सहायक कथाएं भी जुड़ी हो सकती है। ये क्या होता है? कथा वस्तु या कथानक। उसके बाद सेकंड पढ़ेंगे इसमें पात्र एवं चरित्र चित्रण क्या रहेगा। उपन्यास में पात्र प्राण फूंकते हैं। ये पात्र समाज के बीच ही उठाए जाते हैं, जैसे वे नायक, खलनायक या साधारण मध्यम वर्गीय इंसान हो सकते हैं। चरित्र चित्रण के 2 प्रकार होता है। प्रत्यक्ष, जहाँ लेखक स्वयं के पात्र को गुण अवगुण बनाता है, और अप्रत्यक्ष, जहाँ पात्र के कार्य, संवाद और आचरण को उसका स्वभाव उभारता है। प्रेमचंद के गोदान को होरी उसका सर्वश्रेष्ठ उदाहरण माना गया है। उसके बाद कथोपकथन या संवाद यानी डायलॉग की बात करेंगे। संवाद उपन्यास को गति प्रदान करते हैं। अच्छे संवाद पात्रों को अनुकूल, संक्षिप्त, प्रभावशाली और कथनों को आगे बढ़ाने वाले होने चाहिए। संवादों के माध्यम से ही पात्रों की मानसिक स्थिति और उसके आपसी संबंधों की जटिलताएं स्पष्ट होती हैं। उसके बाद देश काल और वातावरण देखेंगे। घटना कहाँ घट रही है और किस ऐतिहासिक या सामाजिक कालखंड में घट रही है, इसका सजीव चित्रण देशकाल कहलाता है। ग्रामीण परिवेश, शहरी चकाचौंध या ऐतिहासिक काल जैसे मुगल काल या स्वतंत्रता
संग्राम का सटीक वर्णन उपन्यास को प्रमाणिक बनाता है। भाषा शैली उसमें होती है, भाषा शैली की बात करेंगे, लैंग्वेज एंड स्टाइल। भाषा उपन्यास का माध्यम है। उपन्यासकार की शैली उसकी अपनी एक अनूठी पहचान होती है। भाषा विषय और पात्र परिवेश के अनुकूल होनी चाहिए। ग्रामीण पृष्ठभूमि के उपन्यासों में ढेर शब्दों और मुहावरों का प्रयोग उसकी सजीवता को कई गुना तक बढ़ा देती है। उसके बाद उद्देश्य क्या होना चाहिए उपन्यास का? हर महान उपन्यास के पीछे कोई ना कोई जीवन या दर्शन सामाजिक उद्देश्य अवश्य होता है। वह उद्देश्य मनोरंजन हो सकता है, समाज सुधार हो सकता है, राजनीतिक विसंगतियों पर प्रहार या मानव के मनोवैज्ञानिक सत्यों की खोज हो सकती है। उपन्यास शिल्प के बारे में पढ़ेंगे। शिल्प का तात्पर्य है कलात्मक तकनीकी, जिसके अनुसार उपन्यासकार अपनी बात को पाठक तक पहुंचाता है। इसमें निम्नलिखित बिंदु शामिल है। द्विबिंदु यानी पॉइंट ऑफ व्यू। कहानी कौन कह रहा है? प्रथम पुरुष शैली में या तृतीय पुरुष शैली, वह या सर्वदृष्टा शैली होती है। वर्णन शैली अकथात्मक शैली, पत्रात्मक शैली, डायरी शैली या फ्लैशबैक तकनीकी होती है। घटनाओं का संयोजन क्या है? घटनाओं का ऐसा क्रम जो गतिरोध पैदा किए बिना सीधे क्लाइमैक्स यानी चरमोत्कर्ष की ओर ले जाए। उसके बाद हिंदी उपन्यास का उद्भव एवं विकास तथा उसके प्रमुख सोपान पढ़ेंगे, जो यूनिट 1 का टॉपिक 2 है। हिंदी उपन्यास की प्रस्तावना पढ़ेंगे, सोपानों की। हिंदी उपन्यास एक आधुनिक अर्थों में विकास, पाश्चात्य साहित्य संपर्क और भारत में प्रिंटिंग प्रेस, शिक्षा के प्रसार तथा सामाजिक संस्कृतियों पुनर्जागरण जैसे आर्य समाज, ब्रह्म समाज के प्रभाव के परिणाम स्वरूप 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में हुआ। यद्यपि संस्कृति साहित्य में कादम्बरी या मध्यकाल में चंद्रावती जैसी कथाएं मिलती हैं, किंतु आधुनिक गद्य में आख्यान के रूप में उपन्यास विद्या पूरी तरह अंग्रेजों के आने वाले अंग्रेजी उपन्यासों के अनुवाद अनुकरण प्रेरित होकर पल्लवित हुई। इसके विकास को निम्नलिखित 3 सोपानों में युगों में विभाजित किया जाता है। प्रथम युग या प्रथम सोपान प्रेमचंद पूर्व युग, जो 1870 से 1918 तक के बीच है। इस कालखंड को हिंदी उपन्यास का शैशव काल कहा जा सकता है। इस दौरान उपन्यासों का मुख्य उद्देश्य पाठकों का मनोरंजन करना, नैतिक शिक्षा देना या समाज के रीति रिवाजों उपदेशात्मक टिप्पणियां करना था। प्रथम मौलिक उपन्यास लाला श्रीनिवास दास द्वारा रचित परीक्षा गुरु, जो 1882 में अधिकांश इतिहासकारों ने हिंदी का पहला मौखिक उपन्यास को स्वीकार किया। इसमें अंग्रेजी शिक्षा के प्रभाव को बिगड़ने वाले एक युवक को और उसके सुधार की कहानी है। ऐतिहासिक और तिलस्मी एआरी उपन्यास क्या है? इस उपन्यास में देवकी नंदन खत्री द्वारा उपन्यास चंद्रकांता 1888 अत्यधिक लोकप्रिय हुआ। इसने हिंदी पाठकों की इतनी भारी संख्या पैदा की, जो लोग हिंदी नहीं जानते थे, उन्होंने केवल चंद्रकांता पढ़ने के लिए हिंदी सीखी। इसके अलावा गोपाल राम गहमरी ने जासूसी अन्य उपन्यासों की परंपरा शुरू की। अब हम देखेंगे सामाजिक और सुधारवादी उपन्यास। बालकृष्ण भट्ट 100 वर्ष अनजान एक सुजान, राधा कृष्ण दास और किशोरी लाल ने गोस्वामी ने सुधार की भावना से अतिप्रोत उपन्यास लिखे। द्वितीय सोपान देखेंगे, जो प्रेमचंद युग या शुक्ल युग है, 1918 से 1936 के बीच। यह काल हिंदी उपन्यास का स्वर्णिम युग माना जाता है। अब छोटा प्रश्न बन सकता है यहाँ से, तो ध्यान दीजिए। यह काल उपन्यास का स्वर्णिम युग माना जाता है। मुंशी प्रेमचंद ने उपन्यास को तिलस्म, एआरी और मनोरंजन के संकीर्ण दायरे से निकालकर भारतीय जनजीवन, किसान संघर्ष, राष्ट्रीय स्वतंत्रता आंदोलन और सामाजिक यथार्थ के विशाल फलक पर ला खड़ा किया। अब ये जो प्रेमचंद के बारे में है, इससे एक ना एक प्रश्न जरूर उठेगा, तो इस चीज़ को आप जरूर अच्छे से पढ़ के चले जाइए, क्योंकि आपके जो प्रश्न आने वाले हैं वो शायद आपका पेपर का पैटर्न इस प्रकार से रहेगा कि आपके 5 क्वेश्चन आएंगे, उसमें तो एबेसैडे में आएंगे, उसके बाद 5 रिक्त स्थान आएंगे और 5 क्वेश्चन जो बड़े वाले आएंगे, जिसमें लगभग 150 से 200 शब्द के आप उत्तर लिखोगे, वो आएंगे आपकी व्याख्या का। तो आप थोड़ा उसकी व्याख्या भी देख के चले जाइए। और जो बड़े वाले क्वेश्चन बनेंगे 5, उसमें से आपको 3 क्वेश्चन करने होंगे, जो हमारी पीडीएफ में लगभग 4 क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे। तो 3 क्वेश्चन करने होंगे, वो आप कर दीजिएगा। इस पीडीएफ को पढ़ लेना अच्छे से, और इस प्रकार से आपका बड़ा प्रश्न बनेगा 3, जो इस पीडीएफ से अच्छे तरीके से मिल जाएगा। उसके बाद देखेंगे अपने प्रेमचंद का योगदान। प्रेमचंद ने सेवा सदन 1918 अपने उपन्यासों की खोज जो श्रृंखला की शुरू की, वह रंगभूमि, कार्यभूमि, गबन से होते हुए उसके काव्यात्मक उपन्यास गोदान 1936 पर आकर पूर्णता को प्राप्ति हुई। गोदान भारतीय किसानों के आजीवन और उसकी त्रासदी का सबसे बड़ा दस्तावेज है। अन्य प्रमुख रचनाकार के बारे में देखेंगे। इस काल में विश्व रमनाथ शर्मा कौशिको, माँ भिखारिणी, चतुर्सेन शास्त्री, वैशाली की नगर वधु और पांड्य बेचन शर्मा ने उग्र ने भी समाज की वास्तविक समस्याओं को अपने लेखन का आधार बनाया।
उसके बाद तृतीय सोपान पढ़ेंगे। सोपानों के बारे में आप जल्दी और अच्छे से पढ़ के जाइए ताकि एग्जाम में आपको ये प्रश्न देखने को लगभग मिलेगा 100%। प्रेमचंद्र तो युग 1936 वर्तमान तक। प्रेमचंद की मृत्यु के बाद हिंदी उपन्यास विद्या में एक अभूतपूर्व वैविध्य और बहुमुखी विकास दिखाई देता है। अब उपन्यास केवल एक वैचारिक धारा तक नहीं रहे बल्कि ये कई शाखाओं में बंट गए, जैसे मनोविश्लेषणात्मक धारा। जैनेन्द्र कुमार इलाचंद्र जोशी आज्ञा ने फ्रॉइड के मनोविज्ञान से प्रभावित होकर पात्रों के मन की गहराइयों, यौन कुठाओं और आंतरिक द्वंद्वों का चित्रण किया। जैनेन्द्र का परक, सुनीता और त्यागपत्र तथा आज्ञा का शेखर एक जीवनी इसके उत्कृष्ट उदाहरण है। मार्क्सवादी प्रगतिशील धारा यशवान यानी दादा कामरेडे या झूठा सच, रांगे राघव, कब तक पुकारूं और नागार्जुन रति नाथ चाची ने शोषित वर्ग, मजदूरों और किसानों के संघर्ष से तथा राजनीतिक उठापाटक को मार्क्सवादी दृष्टिकोण से प्रस्तुत किया है। उसके बाद पढ़ेंगे अपने आंचलिक उपन्यास धारा। फणीश्वरनाथ रेणु मेला अंचल 1954 लिखकर हिंदी साहित्य में आंचलिक उपन्यास की नींव रखी। इसके बाद नागार्जुन राही मासूम रसा आधा गांव ने क्षेत्रीय संस्कृति, भाषा और लोक जीवन के उपन्यासों के केंद्र में ला दिया। ऐतिहासिक और सांस्कृतिक धारा देखेंगे। हजारी प्रसाद द्विवेदी बांग भट्ट की आत्मकथा पुनर्विवाह और अनामदास का पोथा वृंदावनलाल वर्मा ने इतिहास और संस्कृति का पुनर्सर्जन किया। समकालीन विमर्श क्षत्रिय, दलित और आदिवासी। आधुनिक काल में मन्नू भंडारी, आपका बंटी, महाभोज, कृष्णा सोबती, जिंदगी नामा, मृदुला गर्ग, ओम प्रकाश वाल्मीकि, शरण कुमार लिम्बेले जैसे लेखकों ने क्षत्रिय स्वावलंबन, दलित उत्पीड़न और हास्य के समाज पीड़ा को जोरदार तरीके से उठाया। उसके बाद यूनिट 1 BA सेमेस्टर 4 का टॉपिक 4 पढ़ने जा रहे हैं। प्रमुख हिंदी उपन्यासकारों के सामान्य परिचय देखेंगे। हिंदी उपन्यास की समृद्धि में जिन महापुरुषों और लेखकों ने अपना जीवन समर्पित किया है, उनमें से कुछ प्रमुख स्तंभों का संक्षिप्त परिचय निम्नलिखित है। मुंशी प्रेमचंद का परिचय देखेंगे, जो 1880 से 1936 के बीच आते हैं। धनपत राय श्रीवास्तव प्रेमचंद को हिंदी और उर्दू का उपन्यास सम्राट कहा जाता है। अब देखो इसका पूरा नाम पूछ लेंगे मुंशी प्रेमचंद का, तो धनपत राय श्रीवास्तव प्रेमचंद इसका पूरा नाम होगा। हिंदी और उर्दू उपन्यास का सम्राट है। ये भी छोटा प्रश्न बन सकता है। उनका वाराणसी के निकट लम्ही गांव में हुआ, जिन्होंने लगभग 300 कहानियां और गोदान, गबन, कर्मभूमि, रंगभूमि, निर्मला, सेवादान, प्रेमाश्रम जैसे दर्जन भर कालजयी उपन्यास लिखे। उनकी सबसे बड़ी विशेषता यह थी कि उन्होंने राजा महाराजाओं के महलों से निकलकर साहित्य की झोंपड़ियों, खेतों और गलियों तक पहुंचाया। उनका दृष्टिकोण अंतर्दोन्मुख यथार्थवाद था। मुंशी प्रेमचंद के बारे में एक न एक प्रश्न जरूर बनेगा, तो मुंशी प्रेमचंद के जीवन परिचय के बारे में या फिर मुंशी प्रेमचंद के जो 3 युग थे वो जरूर पढ़ के जाइए। उसके बाद जैनेन्द्र कुमार देखेंगे 1905 से 1990। जैनेन्द्र कुमार हिंदी के प्रारंभिक मनोवैज्ञानिक उपन्यासों के प्रवर्तक माने जाते हैं। उनके उपन्यासों में घटनाओं की प्रधानता नहीं होती, बल्कि पात्रों में मानसिक संघर्ष, अहम टकराव, नैतिकता और प्रेम की परिभाषाओं की तलाश होती है। उनके प्रमुख उपन्यास परख सुनीता, त्यागपत्र कल्याणी और सुखदा है। त्यागपत्र उपन्यास में मृणाल का चरित्र भारतीय समाज की रूढ़िवादिता और नारी के अधिकारों पर एक गहरा प्रश्न चिन्ह लगाता है। हजारी प्रसाद द्विवेदी के बारे में पढ़ेंगे। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी एक महान इतिहासकार, निबंधकार, उपन्यासकार के हैं। उन्होंने इतिहास, संस्कृति और पुरातत्व को आधार बनाकर अत्यंत दार्शनिक और प्रवाहमयी उपन्यासों की रचना की। उनके प्रमुख उपन्यास है बांग भट्ट की आत्मकथा 1946, चारू चंद्र लेखन पुनर्विवाह और अनामदास का पोथा 1976। उनके उपन्यासों की भाषा संस्कृति निष्ठ और गंभीर प्राच्य संस्कृति की परिपूर्ण होती है। आगे पढ़ेंगे हम अनामदास के पोथे के बारे में, जिनके आप अच्छे से पढ़ के चले जाइए। अनामदास के पोथे के बारे में भी एक प्रश्न जरूर उठेगा। मन्नू भंडारी के बारे में बात करते हैं 1931 से 2021। हिंदी आधुनिक कथा यात्रा और मन्नू भंडारी का नाम अत्यंत सम्मान के साथ लिया जाता है। उन्होंने मध्य मार्गीय परिवार की विसंगतियों, नारी मन की स्वतंत्रता और राजनीतिक भ्रष्टाचार को अपनी रचनाओं के केंद्र बनाया। उनके प्रसिद्ध उपन्यास आपका बंटी बच्चों के मानसिक स्वास्थ्य और माता पिता के तलाक पर आधारित था, तथा महाभोज राजनीतिक और प्रशासनिक शिष्टाचार पर आधारित है, ने समकालीन समाज को हलचल मचा दी। उसके बाद इसका निष्कर्ष देखेंगे। इस प्रकार इकाई 1 के अंतर्गत अध्ययन किए जाने वाले ये तीनों विषय उपन्यास का शाब्दिक एवं सैद्धांतिक स्वरूप, उसका ऐतिहासिक विकास क्रम और प्रमुख रचनाकारों का योगदान है।
हिंदी साहित्य के विद्यार्थी के लिए रीढ़ की हड्डी के समान है। यह विद्या न केवल मनोरंजन करती है बल्कि मनुष्य को बेहतर इंसान बनने और समाज को समझाने की दृष्टि से प्रदान करती है। उसके बाद हमारे यहीं पे ही ये यूनिट 1 कंप्लीट होती है। आगे करेंगे हम यूनिट 2, जो आपको इसी वीडियो के जो नेक्स्ट वीडियो है वो मिल जाएगी इसी यूट्यूब के प्ले लिस्ट में। और मैं 5 यूनिट करवाने जा रहा हूँ जो आपको प्ले लिस्ट में ही मिल जाएगी, एक के बाद एक मैं डालता रहूँगा वीडियो। और कल मैं करवाने जा रहा हूँ इंडियन ज्योग्राफी सेमेस्टर 6 के लिए, जो आप जाके वहाँ पे सब्सक्राइब कीजिए हमारे यूट्यूब चैनल को, ताकि आपको जल्दी से जल्दी बीए की सारी क्लासेस मिल सके। आगे भी शेयर कीजिए और मेरा विश्वास बढ़ाइए। जय हिंद, जय भारत।